देखिए, सबसे पहली बात जो हम करेंगे ना यहाँ पे, वो ये है कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कोर्स कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बच्चों, हम कोर्स स्टार्ट करेंगे मार्केट से। उसकी वजह ये है, चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आगाज कहाँ से होता है। इकोनॉमिक्स का आगाज होता है जब हम किसी मार्केट की स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो टर्म्स में है, वो हो जाएगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। मेन मसला क्या है कि मार्केट को समझा जाए कि इसका मैकेनिज्म क्या है, डिमांड को समझा जाए, और किस चीज को समझा जाए, सप्लाई को। तो आप यूं समझो कि हमारा जो स्ट्रेस होगा वर्किंग का, वो 75% डिमांड पे होगा और 25% सप्लाई पे। आप कहेंगे सर वो क्यों? उसकी वजह ये है कि डिमांड है कंज्यूमर साइड, और कंज्यूमर वो है जो हम नहीं है। हमने और जब एज अ मैनेजर किसी फॉर्म को ज्वाइन करना है, तो हम खुद सप्लायर होंगे। तो अपना रवैया तो हम जानते ही हैं। हमें डील किससे करना है? कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर का मसला ये है कि जब कंज्यूमर से डील करना है, तो मेन चीज क्या आ गई? डिमांड आ गई। इसलिए हम डिमांड पे ज्यादा फोकस करेंगे, और सप्लाई पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ही नहीं, वो खुद ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो सप्लायर तो हम खुद हैं। राइट जी। और फिर हम इन दोनों को इक्वेट करके मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम मार्केट किसको कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मार्केट? कहते हैं कि जहां दो बंदों का राब्ता हो जाए, उसे हम मार्केट कहते हैं। एक सेलर और एक बायर। सेलर और बायर जहां दोनों आपस में राब्ते में हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल द मार्केट। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, जबरदस्त है हमारे साथ भी। बहुत अच्छी बात। अच्छा बच्चों, अच्छा एक चीज और जरा ख्याल रखिएगा कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो 13 है इस कोर्स के। ठीक है। तो इस कोर्स के जो 13 चैप्टर हैं, उसमें सबसे ज्यादा टाइम जो कंज्यूम हम करेंगे वो चैप्टर 2 पे करेंगे और चैप्टर 3 पे करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे हम सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि जितने अगले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बेसिक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर ये नहीं समझ आएंगी तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने ये कोर्स 4 मंथ में कंप्लीट करना है, कितने मंथ में? 4 मंथ्स में मेरा प्लान है इसे कंप्लीट करने का। तो मैं 1 मंथ सिर्फ इन दो चैप्टर्स पे ही कंज्यूम करूंगा। 1 मंथ। 1 मंथ से मुराद 1 मंथ नहीं, चलो कह लो कि वन से थोड़ा सा कम, यानी 3 वीक्स में इन्हीं पे लगाऊं। बाकी किसी चैप्टर पे भी मैं 1 वीक भी मैक्सिमम नहीं लगाऊंगा। ज्यादा से चैप्टर में आपके 4 लेक्चर में वाइंड अप कर दूंगा। तो बड़ा चैप्टर आ गया तो 1 वीक लगाऊंगा, लेकिन इन दो चैप्टर्स पे मैं 3 वीक या इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाऊंगा। सही होगी बात? क्यों? क्योंकि ये मेरा बेसिक है। अगर मैं ये चैप्टर करा गया ठीक आपको, अगर मैं चैप्टर ठीक करा गया आपको, तो आपके पास होने के चांसेस 50% यहीं पर हो जाएंगे, यानी 50% पासिंग चांस सही हो जाएंगे। और जितने बच्चे भी फेल होते हैं इकोनॉमिक्स में, उनको बाकी चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होती, जब यहाँ प्रॉब्लम होगी तो बाकी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। यानी पूरे के पूरे चैप्टर जितने भी हैं, कोई भी खोलेंगे उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई ही है। फर्क क्या है? यहाँ डिमांड सप्लाई गुड की है, वहां डिमांड सप्लाई, पैसे के चैप्टर में जाएंगे तो मनी की डिमांड सप्लाई आ जाएगी। लेबर के चैप्टर में जाएंगे तो लेबर की डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे तो डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगी। रहेगा यही टॉपिक थ्रू आउट। यानी ये दो चैप्टर अगर हम पढ़ के, इससे समझ के कामयाबी से 100% अंडरस्टैंड कर गए, तो किसी इकोनॉमिस्ट से भी पूछेंगे, वो कहता है जिसको डिमांड एंड सप्लाई आती है वो 50% इकोनॉमिस्ट है। यानी बेसिकली इकोनॉमिक्स है ही क्या? डिमांड सप्लाई। इसलिए मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा
ज्यादा कंज्यूम करूंगा। तो बच्चा रेशो निकाले और परेशान हो के, यार ये तो एक ही चैप्टर को चिपक गए हैं, टाइम पीछे थोड़ा रह गया, एक ही चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं पहले ही बता दिया कि ये दो चैप्टर मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इनकी बुनियाद पक्की नहीं हो जाए। राइट बच्चों? चलिए हम अपना काम शुरू कर देते हैं, ताकि ये मैंने इसलिए बता दिया, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। मैंने इन दो चैप्टर्स को अच्छी तरह पक्का करना है, फिर मैंने आगे बढ़ना। लेकिन मेरे ये तो पक्के हो गए, तो अगले चैप्टरों पे आप खुद ही कहते जाएंगे सर ये क्लियर है आगे चलिए, ये भी क्लियर है आगे चलिए, आप खुद ही कहते जाएंगे बस ठीक है आगे चलिए। और आप सवाल भी, फिर मोस्टली यहाँ सवाल भी मैं हल कराऊंगा, और वहां पे सवाल आप खुद हल कर लेंगे, मैं सिर्फ खोलूंगा, आप मुझे बताते जाओ, क्योंकि वो बेसिक आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, मार्केट कौन सी जगह है जहां सेलर और बायर आपस में क्या है, राब्ते में है। तो पहली लाइन ही पकड़ लेते हैं, मार्केट वो जगह है डेट ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड सेलर। तो बच्चों कभी आप इंपोरियम मॉल गए? इंपोरियम मॉल में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। किस किस तरह के दो लोग? जो दुकानों के अंदर बैठे, वो क्या है, और जो शॉप टू शॉप जा रहे हैं, वानी दो ही तरह के लोग होते हैं। क्या हाल, फालतू बंदा तो वहां घुसने ही नहीं देते, लड़का अकेला जा रहा हो निकाल देते, कहते हैं फैमिली के साथ हो। अच्छा बच्चों, तो दो तरह के लोग हैं, एक बायर और एक, इसलिए इंपोरियम माल क्या है, और पैकेजेस माल मार्केट है। और अगर गौर से देखा जाए तो शाह आलम मार्केट, अनारकली, लिबर्टी, क्रीम ब्लॉक, सब यही मार्केट्स है। यहाँ वहां बायर है, यहाँ वहां सेलर है। तो हमें बुनियादी बात समझ आ गई, बायर क्या है और सेलर क्या है। लेकिन मार्केट की अपनी कुछ टाइप्स, मार्केट की अपनी कुछ टाइप्स हैं। एक है एरिया के एतबार से, एक है एरिया के एतबार से, और एक है नेचर ऑफ गुड्स के एतबार से। नेचर ऑफ आर्टिकल, क्या आर्टिकल यहाँ बिक रहा है। सही बच्चों? एरिया के एतबार से, जहां आपका घर है, वहां से बाहर निकलते ही कॉर्नर पे दो तीन स्टोर हमें मिल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये हमारी लोकल मार्केट। लेकिन उस इलाके की मेन सड़क तक जाते जाते कुछ ज्यादा बड़े सेलर भी हमें मिल जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रीजनल मार्केट। तो हमारी गली की नुक्कड़ पे जो मार्केट है वो कौन सी हमारी, और जो हमारे मेन सड़क पे लोग बैठे हैं। लेकिन ये जो हमारी शाह आलम मार्केट है, कभी आप गौर से देखें तो वहां कुछ पंजाबी भी आए होते हैं, कुछ पठान भी आए होते हैं, कुछ उर्दू स्पीकिंग भी आए होते हैं। वो क्योंकि वो हमारी क्या है, वहां पे माल पिशावर से भी आता है। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं? तो लिहाजा वो हमारी क्या है, नेशनल मार्केट है। और ये जो ग्वादर वगैरह बन रहा है सी पोर्ट, ये कौन सी मार्केट है? इंटरनेट से, चूंकि वहां चीचम चुंग भी आया होगा, जॉन भी आया होगा, विलियम्स भी आया होगा, और अब्दुल्ला भट्ट भी आया होगा। क्या हाल है बच्चों, वो कौन सी मार्केट बन गई? इंटरनेशनल मार्केट। और अगर ये एक जगह इकट्ठे ना हो, इंटरनेट के जरिए राब्ता कर लें, ऑनलाइन मार्केट, इसको वर्चुअल मार्केट भी कहते हैं। सही बच्चों? तो एक तो इस एतबार से गली की नुक्कड़ वाली लोकल मार्केट है, बड़े बड़े सड़कों के ऊपर। और जो हमारी शाह आलम मार्केट है, और ग्वादर, और ऑनलाइन आ जाए तो वर्चुअल मार्केट है। अच्छा, अब अगर आप आ जाए नेचर के आर्टिकल के एतबार से, कुछ जगह ऐसी हैं जहां गुड्स बिकती हैं, जैसे राइस, वीट, क्लॉथ। तो जहां राइस, वीट, क्लॉथ बिक रहा है वो क्या है? राइस, वीट, क्लॉथ, ये हमारी क्या है, गुड्स मार्केट। ठीक है बच्चों? अच्छा, कभी आप बबडा टाउन गोल चक्कर पे जाएं, बबडा टाउन गोल चक्कर पे जाएं सुबह 8 बजे के करीब, वहां पे कुछ मजदूर इकट्ठे हुए होंगे, और वो मजदूरों को ठेकेदार हायर कर रहे होंगे वहां से। तो ये कौन सी बन गई?
क्योंकि ये लेबर है ना हमारी, लेबर हमारी इनपुट फैक्टर है। लेबर से हम मकान बनाते हैं, ऐसे ही बच्चों, लेबर से हम मकान बनाते हैं। तो ये हमारी कौन सी मार्केट हो गई? रिसोर्स मार्केट। अच्छा बच्चों, आपने कभी मजदूर लगाए हैं घर बनाने के लिए? कैसा तजर्बा रहा आपका? हाँ नहीं, एक और बात, ठेका कर लो तो काम जल्दी करते हैं, और अगर दिहाड़ी पे लगा दो तो बस फिर वो काम स्लो कर देते हैं, फिर वो कहते हैं इधर से हमने जाना ही नहीं है। दिहाड़ी वाले बहुत तंग करते हैं ना बच्चों, ऐसे ही। असल में ये एक नेचुरल बात है, इंसान का अल्लाह पे एतबार कहते हैं लेकिन होता थोड़ा ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अल्लाह पे एतबार हो तो बंदा काम फिनिश करे अपना। क्या हाल है? क्यों भाई बच्चों? लेकिन ये दुनिया है, इंसान जो कहता है वो करता नहीं है। अच्छा बच्चों, अब बताओ, ये मॉडल टाउन में ना एक जगह चारों पांचों छह छह आठ 10 बैंक इकट्ठे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ से क्या मिलता है? पैसा, लोन, इसलिए क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी, अब जरा आपकी जहानत का इम्तहान है कि वापडा टाउन का गोल चक्कर कौन सी मार्केट है? रिसोर्स, मजदूर मिलता है वहां से। और बच्चों, ये जो हमारी शाह आलम मार्केट है, नेशनल मार्केट है, लेकिन एक एतबार से देखा जाए तो क्या है? गुड्स मिलती है ना, तो गुड्स मार्केट भी है। और जो जहाँ पे हमारे बैंक स्क्वायर है मॉडल टाउन में, वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है। इस तरह ये डिफरेंट मार्केट्स होती हैं जहाँ पे हमें जाना पड़ता है मुख्तलिफ कामों के लिए। सही बच्चों? तो मार्केट हमें समझ। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड है क्या? देखिए बात ये, जो चीज द डिमांड, जो चीज हम खरीदनी चाहते हैं, गुड या सर्विस, विलिंग है खरीदने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड। राइट बच्चों? यानी हम ये कह सकते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब फिर ये बना, पहली लाइन क्या बताती है? डिमांड का मतलब है ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, a quantity of commodity which a seller, which seller छोड़ दें, मेरा ख्याल पहले बायर की बात ना कर लें, पहले हम ऐसा करते हैं, which a buyer is willing to purchase at a given price during a specific time period। ठीक है जी। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी किसी चीज की मिकदार है, बायर खरीदनी चाहता है। दो बातें बढ़िया हैं। पहली चीज है बच्चों क्या? दैट इज, एंड सेकेंडली गिवन प्राइस। इसका मतलब है डिमांड के लिए दो एसेंशियल हैं। पहली बात है विल टू परचेस, और सेकंड क्या है? पावर टू परचेस। क्या मतलब? मतलब डिमांड का मतलब ये है कि तुम्हारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए और खरीदने का इरादा भी होना चाहिए। खरीदने की, आपके पास इसे खरीदने की, आपके पास इसे खरीदने की कुव्वत भी होनी चाहिए। क्या हाल है बच्चों? और खरीदने का आपके पास क्या होना चाहिए? एक मिनट। तो
तो बच्चों पहली बात, खरीदने की कुव्वत और खरीदने का इरादा। ठीक है, 2 मिनट की सोचिए। हम टोयोटा की गाड़ी बनाते हैं, हम टोयोटा सेलर हैं। क्या हम किसी ऐसे बंदे के लिए टोयोटा बना रहे हैं जो टोयोटा खरीदनी ही नहीं चाहता? तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम किसी ऐसे बंदे के लिए काम नहीं कर रहे जो हमारी गाड़ी खरीदनी ही नहीं चाहता। दूसरा सवाल, क्या हम किसी ऐसे बंदे के लिए टोयोटा खरीदना चाह बना रहे हैं जिसके पास टोयोटा खरीदने के पैसे नहीं है? नहीं, फ्री तो हम नहीं दे सकते ना। क्या हाल, हमें आगे भी तो गाड़ियां बनाने के लिए पैसे चाहिए। तो आपका जवाब होगा सर ये दोनों बातें जरूरी हैं। हम टोयोटा उसी के लिए बना रहे हैं जो हमारी गाड़ी खरीदना भी चाहता है और वो हमें कीमत भी दे सकता है। इसी को हमने क्या कहा? डिमांड। तो यहां से पता चला डिमांड वो करता है जो डिजर्व करता है। और डिजर्व कौन करता है? जिसके पास दोनों चीजें हो, खरीदने की कुवत भी और खरीदने का इरादा भी। अगर इसमें से एक भी चीज कम कर दें, इरादा तो मेरा भी टोयोटा क्रॉस खरीदने का है, पक्का इरादा है, लेकिन 1 करोड़ रुपए की पैसे नहीं है, तो वो कहेंगे भाई बशर तो बंदा अच्छा है लेकिन हमारा कंज्यूमर नहीं बन सकता क्योंकि तू गरीब आदमी है। हाँ जी। और इसी तरह हमारे कॉलेज के मालिक हैं, उनके पास पैसे ढेर सारे हैं लेकिन वो कहते हैं कोई गाड़ी, उनके पास फॉर्च्यूनर है तो वो कहते हैं कोई गाड़ी है, तो वो खरीदना ही नहीं चाहते। तो क्या टोयोटा उसके लिए क्रॉस बनाएगा? टोयोटा क्रॉस नहीं बनाएगा। दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, तो पैसा भी होना चाहिए और इरादा भी होना चाहिए, फिर ये चीज बन सकती। राइट बच्चों, खरीदने की कुवत और खरीदने का इरादा। बात समझ आती है? लेकिन इसने साथ स्पेसिफिक टाइम भी रिलेट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि डिमांड किसी भी चीज की, वो वक्त बहुत मैटर करता है। ठीक है जी। अब फर्ज करो कि आपको भूख लगी, आप बर्गर खाना चाहते हो, तो डिमांड तो उतनी देर है जब तक भूख है। अगर उस वक्त नहीं मिला और 5-6 बजे तुम्हें मैकडोनल्ड वाले के डिस्काउंट है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार अब तो टाइम निकल गया, अब तो चाय का टाइम है, खाने का टाइम नहीं। क्या हाल है बच्चों? नहीं जी, टाइम होता है ना हर चीज का। अब मुझे 70 साल की उम्र में कोई कहे टोयोटा लेनी, फिर मैंने टोयोटा क्या करनी है? सीधी बात है, 70 साल की उम्र टोयोटा का मैंने चार्ट डालना, उस वक्त तो मुझे मेडिकल केयर की ज्यादा जरूरत होगी। तो लिहाजा हर चीज की डिमांड वक्त के एतबार से। ऊबर चाहिए जब कॉलेज जाना है, कॉलेज पहुंच गए तो ऊबर बाहर आके खड़ी हो जाए, क्या करें हम उसका? हमने तो पढ़ना है अब। क्या हाल है? फिर वापस जाना है तो चाहिए, वापस घर पहुंच गया, आप ऊबर वाला आके के मैं मुफ्त ले जाता हूँ, तब भी नहीं आपको जरूरत। तो हर चीज का क्या है? नाश्ता सुबह चाहिए, खाना दोपहर को चाहिए, डिनर रात को चाहिए। तो हर चीज की टाइम के एतबार से डिमांड होती है, बेवक्त किसी भी चीज की डिमांड नहीं होती। राइट बच्चों, कोई चीज मुश्किल, नो मुश्किल, चलिए अच्छी बात है। तो यहां तक बात हमें समझ आ गई कि डिमांड्स के 2 फैक्टर हैं, एक खरीदने का इरादा और एक खरीदने की कुवत, लेकिन वक्त भी मैटर करता है। जी टाइम में हमने बता दिया, बस वो काफी बता दिया। आप लिख लो, प्लस कर लो, कंसर्न टाइम, कोई मसला नहीं है बच्चे। हाँ वो जी, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वो अक्सर हम नहीं भी लिखते कि ठीक है यार, नफ्सियाती तौर पे ये तो सबको पता ही है। क्या हाल? हाँ हाँ, ये ठीक है। देखिए हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल लोगों की साइंस है। ठीक है, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल समझते हो ना, जनरल लोग जो हैं, ठीक है, जो एब नॉर्मल हैं उनके लिए ये बनी नहीं है। क्या हाल है? वे एब नॉर्मल लोग ऐसे भी होते हैं ना, बीवी को घर भेज दें, घर बेच के गाड़ी ले लें। तो एब नॉर्मल के लिए बनी नहीं है, नॉर्मल के लिए बनी है। अच्छा बच्चों, इसलिए ऐसा कोई फजूल सवाल ना करना। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी, लॉ ऑफ डिमांड की। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज है?
डिमांड की टर्म समझ आई आपको? अभी मैंने सिर्फ इसका मतलब समझाया आपको। डिमांड का ये जो लफ्ज है इसका मतलब कि डिमांड का मतलब है किसी बंदे के पास पैसे भी हो, खरीदने का इरादा भी हो, और वो आइडियल टाइम हो जब उसको जरूरत है। ठीक है जी। अब मैं किसकी बात करने लगा हूँ? लॉ ऑफ डिमांड। ये एक नफ्सियाती मसला है, ये साइकोलॉजिकल इशू है। वो क्या? इंसान की एक आदत है कि वो बजट चेंज नहीं करता, हमेशा क्या करता है, वो कोई दूसरी चीज चेंज करेगा, अपना बजट चेंज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे, ये बच्चा है, क्या नाम है भी तुम्हारा? अली हैदर। हैदर की वालदा ने इन्हें बोला कि बेटा जाओ सेब ले आओ। क्या ले आओ? एप्पल ले आओ। अब एप्पल के लिए अम्मी जी ने दिए 400 रुपये। तो इसने पूछा अम्मी कितने को आ जाएंगे? उन्होंने कहा देखो बेटा ये 2 केजी तक आ जाएंगे, 2 केजी तक आ जाएंगे। हैदर मार्केट गया और वहां सेब थे 200 रुपये पर केजी। 200 रुपये पर केजी। हैदर ने तय किया द क्वांटिटी डिमांडेड। हैदर ने तय किया कि 2 केजी एप्पल दे दो। अम्मी भी खुश, हैदर भी। राइट जी। दिस इज व्हाट हैपेंस। लेकिन अब मसला ये है कि बिल फर्ज ऐसा नहीं होता। हैदर मार्केट में जाता है, लेकिन वहां सेब हैं 300 रुपये पर केजी। अब लॉजिकली देखा जाए तो क्या हैदर वापस जाएगा घर और पैसे लेने कि अम्मी जी 200 और दे दो? जाएगा भी तो नहीं मिलने। क्यों? क्योंकि इस वीक के लिए बजट में 400 रुपये एप्पल के लिए एलोकेट किए। बड़े हंगामी हालात हो तो शायद चेंज हो जाए बजट, वरना चेंज नहीं हो सकता, एलोकेशन हो चुकी है। अब हैदर क्या करेगा? वो 1.25 केजी लेके घर आ जाएगा। ठीक है जी। 1.25 केजी लेके घर आ जाएगा। रीजन? लेकिन लॉजिक क्या बनी फिर? लॉजिक तो ये बनी ना कि जब प्राइस बढ़ेगी लोग डिमांड कम कर देंगे। लॉजिक तो ये बनी ना। बजट चेंज नहीं करेंगे, क्या कम कर देंगे? डिमांड कम करेंगे, यानी क्वांटिटी कम कर देंगे। अपना बजट यहाँ तो वो चेंज कर ही नहीं सकते, या करना मुश्किल है। लेकिन इसके बरक्स जब वो मार्केट जाता है और वहां पे 100 रुपये पर केजी एप्पल मिल जाए, तो अब वो क्या करेगा? अब वो कहेगा यार इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आई शुड अवेल इट। तो क्या करेगा बोलो बच्चों? वो 4 केजी ले लेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है ये ला, प्राइस कम होने पे डिमांड को उसने क्या किया बच्चों? बढ़ा दिया। इसका मतलब ये ला नफ्सियाती तौर पे आप सबको पहले से आता है। मैंने सिर्फ ग्राफ ही किया है, मतलब कि नंबर ही दिया है ना उसको। लेकिन यू नो वेरी वेल व्हाट इज द लॉ एक्चुअली बी। राइट बच्चों? तो आपको रियल में इस लॉ का पहले से पता है। मैं ये मान लेना चाहिए कि लॉ हमें पहले से पता है। राइट बच्चों? गुड हो गया जी। अब इस सेंस में अगर लॉ को देखा जाए तो क्या एक्सप्रेस करता है? लॉ एक्सप्रेस करता है कि बाकी चीजें वैसे ही रहें, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अच्छा, ये जो अदर थिंग रिमेन द सेम है ना, इसके लिए काफी डिफरेंट किस्म की इंग्लिश लिखी जाती है। कई जगह पे सेरेटी पारिबस लिख दिया जाता है, सेट्रीस पारिबस लिख दिया जाता है। कई जगह पे ये लिख दिया जाता है ऑल एल्स रिमेन इक्वल, ऑल एल्स रिमेन इक्वल। और कई जगह लिख देता है अदर थिंग्स रिमेन द सेम। A fall in price causes increase in quantity demanded लिख देते हैं। ये डिमांड भी ठीक है। A fall in price causes increase in quantity demanded and a and an increase in price causes decrease
इन क्वांटिटी डिमांड, राइट बच्चों? So this is the basic principle. Other things remain the same. A fall in price causes increase in quantity demanded, and an increase in price causes decrease in quantity demanded. Right बच्चों? अच्छा जी, तो लॉ ऑफ डिमांड को हमने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे देखते हैं कैसे। कहता है अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमांड वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी demanded of any product and price of the product। ऐसा ही है, हम क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो कहता है कि इसको एक्सप्रेस कैसे करता है, यूं करता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, सेट्रीज पारी बस हमने शुरू में लिख दिया तो उसने दरमियान में लिख दिया, लेकिन हम इसको यहाँ से द क्वांटिटी, जब प्राइस राइज होगी क्वांटिटी का आएगी डिमांडेड विल कॉन्ट्रैक्ट। वही बात है, प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो गई। आगे उसने लिख दिया क्या, वाइस वर्सा, बात वही है। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा, ये दो टॉपिक मैं बाद में देखता हूँ, जरा पहले पढ़ा लूँ अपनी जो असल बात, फिर बात करें। सही हो गया बात बच्चों? ये बाद में करते हैं। तो ये पैराग्राफ क्लियर है हो गया आपको? ठीक है, बेसिक पैराग्राफ है, सेम चीज है जो हमने पढ़ी हुई वैसे ही लिखा हुआ है। सेट्रिस पारिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेन द सेम। तो अगर किसी चीज की प्राइस में राइज आएगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। वाइस वर्सा उसके उलट के, अगर प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। राइट बच्चों? अच्छा जी, अब बात यह है कि जब हम इसको पढ़ने जाते हैं ना तो कहते हैं कि आमतौर पे करना ये चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा ये बता दें कि सिर्फ प्राइस ही से इफेक्ट नहीं करती, और भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अच्छा, जितने फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं ना उनका एक जर्नल नाम भी इन्होंने रखा हुआ। तो जो जो फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं उनका जर्नल नेम पता है क्या है? उनका जर्नल नेम है, शाबाश, इनको हम कहते हैं कि ये सारे फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, हम इन्हें कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं यार सारे ही फैक्टर डिस्कस कर दो जो जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक असूल होता है हमेशा, डॉक्टरों वाला असूल है। डॉक्टरों का असूल ये है कि अल्लाह ना करे किसी को हाइपर टेंशन हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सबसे पहले क्या बंद करेंगे? नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, क्या बंद करेंगे? नमक। तो नमक उसका क्या है, प्राइम डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद बताएंगे किस किस चीज में नमक ज्यादा है। केले में पोटाशियम ज्यादा है, उसको भी बंद करेंगे, लेकिन पहले किसकी बात करेंगे? प्राइम डिटर्मिनेंट नमक। और अगर शुगर हो जाए तो, डायबिटिक हो जाए तो सबसे पहले क्या बंद करेंगे? चीनी। बाद में बताएंगे कि तुझे एप्पल भी थोड़ा खाना है, ऑरेंज भी जरा कंट्रोल कैसे खाना है। ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना। लेकिन प्राइम डिटर्मिनेंट डायबिटिक का क्या है? चीनी। और प्राइम डिटर्मिनेंट शुगर का, हाइपरटेंशन का क्या है? साल्ट। और यहाँ डिमांड का प्राइम डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की जो प्राइस है ये इसका क्या है? बाकी भी हैं, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या लिखा? प्राइम। जैसे डॉक्टर पहले प्राइम बताता है, बाकी बाद में बताता है, हम भी पहले क्या बता रहे हैं? प्राइम। बाकी बाद में और भी बताएंगे जो फैक्टर। तो चलिए, प्राइम में हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड, राइट जी? बात समझ आती ये है। प्राइम डिटर्मिनेंट, पहला डिटर्मिनेंट, मेन डिटर्मिनेंट, बुनियादी डिटर्मिनेंट, असूली डिटर्मिनेंट, जो मर्जी आप, बुनियादी, फंडामेंटल, बेसिक, प्राइम, ये सब वर्ड इसके लिए। प्राइस।
बाकी आप कहेंगे सर और भी है, और भी है। मिसाल के तौर पे एक डिटर्मिनेंट दूसरा भी है, लेकिन वो प्राइम नहीं है, वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम में इजाफा हो जाए तो नॉर्मल गुड की सूरत में वो डिमांड ज्यादा, क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा आ गए। जैसे कि आप शर्ट खरीदने गए, आपका इरादा था 2 शर्ट्स खरीदने का, रास्ते में अम्मी का फोन आ गया, बेटा तेरे पापा को बोनस मिला, अब आप 2 शर्ट नहीं खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे। लेकिन अगर आप शर्ट 2 खरीदने गए, रास्ते में अम्मी का फोन आता है बड़ी दुखी हालत में, बेटे तेरे पापा की छुट्टियों के पैसे कट गए, अब क्या होगा? अब इनकम कम हो गई है, आप शर्ट एक कम कर देंगे। ऐसे ही बच्चों, इसका मतलब है आमदनी के बढ़ने से हम ज्यादा खरीदते हैं, आमदनी के कम होने से हम, तो इनकम भी एक डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है। प्राइम डिटर्मिनेंट प्राइस ही सही होगा बच्चों। अच्छा जी, और क्या हो सकता है जी? और ये हो सकता है कि कंज्यूमर, यूं कह लीजिए कि किसी चीज का टेस्ट लग जाए हमें। क्या लग जाए बच्चों? टेस्ट लग जाए। तो किसी भी चीज का टेस्ट जब लगता है बच्चों, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसका रिवर्स नहीं लिखते हमेशा। क्यों नहीं लिखते? भाई टेस्ट लग जाए तो टेस्ट वापस थोड़ी जाता है, लग गया तो लग गया। क्या ख्याल है बच्चों? तो किसी चीज का टेस्ट लग जाए, जैसे हमारे मुल्क में बर्गर खाते ही नहीं थे आज से 10-15 साल तक। बर्गर कोई, जब पेट खराब होता था तो बन में मक्खन लगा के खाया करते। ऐसे ही है ना, उसको बन मक्खन कहते, तो कोई कोई खाता था। लेकिन अब क्या है? अब रात को 12-12 बजे भी निकलेंगे तो मैकडोनल्ड के बाहर गाड़ियां ऐसे लगी होंगी, हम कहेंगे यार ये बाहर तक क्यों खड़ी, कहते हैं ड्राइव थ्रो से बर्गर खाने आए। तो उनके बच्चे बगैर बर्गर के चलते ही नहीं। तो अब ये क्या लग गया? टेस्ट लग गया। क्या हाल है बच्चों? कि पहले इस चीज का टेस्ट था ही नहीं, अब टेस्ट लग गया। अब बात चीजें क्या होती है बच्चों? हैबिट्स। तो किसी चीज की हैबिट लग जाए, तो हैबिट लगने से भी क्या होता है? इसका भी रिवर्स नहीं होता। हैबिट लगी तो हैबिट जाती थोड़ी है। आदत फिर मौत होती है, कहाँ जाती है? नहीं बच्चों। तो इसके अंदर मैंने किस चीज की मिसाल दी है? लिख देता हूँ कि यहाँ मिसाल दी मैंने बर्गर की, यहाँ मिसाल दे देता हूँ स्मोकिंग की। तो बच्चों कभी सिगरेट को देखें ना हम, तो सिगरेट यूं करके पीते हैं, इधर आग लगाते हैं, उधर ऐसे करेंगे। जब पीते हैं तो उससे पूछते हैं यार इसका धुआं मीठा है? मीठा नहीं। ठीक है? नहीं। नमकीन है? नहीं। मैदे में जाकर ताकत देता है? कहता नहीं। तो कर क्यों रहे हो? वो क्या कहे? आदत। किसकी आदत है? क्या हाल है बच्चों? मेरे अपने साथ एक दफा ये हुआ कि मैं क्वांटिटेटिव मेथड का मैंने लेक्चर पढ़ाया। तो मैं उस दिन पढ़ा गया स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस, स्टैट पढ़ा रहा था सीए के बच्चों को। तो मुझे वो कैंटीन वाला कहने लगा कि सर बड़े थके थके लग रहे हैं। मैंने कहा "यार, थके थका इसलिए कि 2 लेक्चर पहले पढ़ा के हम 2 आगे भी पढ़े हुए हैं, रात सोया भी नहीं सही से।" तो वो कहने लगा कि सर आप सिगरेट पिए, तो उससे क्या होगा? कहता है एक्टिव हो जाएंगे। मैंने कहा तो सिगरेट तो मुझे पीने ही नहीं आता। कहता मैं सिखाता हूँ। मैंने कहा चलो सही, सिखाओ, देखते हैं कैसे पीते हैं। तो कहने लगा पहले आप सुकून से बैठ जाए, इससे आराम, रिलैक्स, फिर आपने हल्का सा धुआं फेंकना है, फिर छोड़ देना। मैंने ऐसे ही किया। वो धुआं छोड़ा, मेरी आंखों पे लगा एक्टिव। मैं कहा यार ये तो बड़े काम की चीज है। अब रोज की रूटीन बन गई। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मैं सिगरेट का धुआं यहाँ से खींचता था, नाक से छोड़ता। हाँ। फिर बच्चों, रोज का क्या हो गया, मैंने 2 सिगरेट पिया करनी। लेक्चर के बाद जाना, उसे कहना चाय बना, 2 सिगरेट दे गोल्ड लीफ है जी। तो ऐसे ही चलता है। तो वो क्या होगी उसकी, अब हो गई उसकी आदत। और अब ऐसी गंदी आदत हो गई कि मैं रात को सो रहा हूँ,
और मुझे ख्याल आया कि जो कंपोनेंट मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर का चौथा लूप उल्टा लगा हुआ है। ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं ना, ये नींद में भी सोचते रहते हैं ऑब्जेक्ट में मसला क्या था। तो मुझे याद आया कि वो जो चौथा लूप लगाया ना अंदर, उसकी वैल्यू उल्टी डाली हुई है। अब 2 बजे मेरी जाग खुल गई, मैंने फौरन कंप्यूटर ऑन करके वो ठीक किया, ऑब्जेक्ट चल गया। तो अब ऑन करते ही सबसे पहले ऑन करना है 7 सिगरेट। रूटीन आदत हैबिट बन गई है। अब वो छोड़ा ना जाए। अब तो खैर मैंने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ी कैसे, वो हमारे घर में एक थेरेपी करते थे, फ्यूज थेरेपी। उससे जितना मर्जी प्रॉब्लम हो वो हल हो जाए। घर वाले सारे मिलके करते हैं, मैं घर में सबसे छोटा था ना, तो सब मिलके शूज थेरेपी करते थे और उससे बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता। बुखार उससे उतारते रहे हैं। एकदम मुझे वट बुखार चढ़ गया, कश्मीरी बुखार ना, एकदम आ रहा ही बुखार भी चढ़ा मुझे। उन्होंने शूज से उतारा है जी। ये 6 को महीने में फिर सही रहता है बंदा, फिर दोबारा चढ़ जाता। अच्छा बच्चा, फिर वो घर वाले इतनी को तो शूज थेरेपी करते हैं कि फिर पता लग जाता है कि बुखार चढ़े भी तो बताना किसी को नहीं है, फिर चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं। फिर घर वाले एक दिन पकड़ के आपको कहीं ले जाते हैं, कुर्बानी देते हैं। फिर हमेशा के लिए बुखार उतारने लिए आ जाती है। बस फिर वो रोज जितर बोला करती है। अच्छा बच्चों में, तो अब बच्चों बात हो गई क्या जी, टेस्ट। तो टेस्ट लगेगा तो क्या होगा, और हैबिट बन गई तो हैबिट आमतौर पे होती है चाय की और कॉफी की। और दोनों में कोई इतना खास टेस्ट नहीं है। क्या ख्याल है, जैका जुका कोई भी नहीं। कॉफी में जैका है। अच्छा, चाय चाय तो चले हो सकता है, सही है सही है। अच्छा बच्चों, चाय भी हैबिट है मेरा ख्याल। अच्छा बच्चों, अब आ जाता है बच्चों वेदर। बास चीजों का ना वेदर भी मैटर करता है। वो कैसे, जब उनका मौसम आता है ना, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे सर्दियों में स्वेटर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है ना। तो सर्दियों में जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है, और गर्मियों में लॉन के सूट वगैरह और लॉन के कपड़े ज्यादा बिकते हैं, है ना बच्चों। तो इसकी क्या वजह है, वेदर है। आइसक्रीम कब बिकती है, गर्मियों में ज्यादा बिकती है, सर्दियों में बहुत कम बिकती है, गर्मियों में ज्यादा बिकती है। और बच्चों सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो भी गर्मियों में। और चाय और कॉफी सर्दियों में ज्यादा चलती है, राइट बच्चों, सही होगी बात। अच्छा, तो कुछ चीजों का ताल्लुक वेदर से है। पंखे भी गर्मियों में बिकते हैं और हीटर सर्दियों में बिकते हैं। तो ये क्या इनकी वेदर से ताल्लुक। अच्छा, तो वेदर भी इफेक्ट करता है बच्चों डिमांड को, ठीक है जी। तो मौसम हो गया। अच्छा बच्चों, पॉपुलेशन भी इफेक्ट करती है डिमांड को, है ना बच्चों। कि जिस मुल्क की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां डिमांड चीजों की ज्यादा होगी। मोर हेड्स मोर डिमांड। फैमिली साइज मैटर करता है। जैसे ये हैदर है, ठीक है, क्या नाम है आपका, जैन। जैन 2 बहन भाई हैं, तो इनके घर में 10 किलो आटा होगा महीने का, शॉपर में ले आते होंगे। और हैदर के 18 बहन भाई हैं, तो ये क्या कर देंगे, पिकअप पे डाल के 2 बोरियां ले आते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू पीपल, जितने बंदे उतने खर्चे, है ना। क्या हाल है बच्चों, हमारे पहले तो हमारे यहाँ फैमिली साइज बड़ा होता था ना। तो फैमिली साइज 2 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, है ना जी। पहले फैमिली साइज काफी बड़े बड़े होते थे। मिसाल के तौर पे हम 5 बहन भाई थे, हमारी खाला के 7 थे बच्चे, खाला भी ताई भी 7 थे बच्चे। तो वो क्या करते थे, हम बड़े बच्चे को कपड़े ले देते थे, और जब 6 माह बाद वो बड़ा और हो जाता था, उसको नए ले देते, उसके वाले छोटे को डाल देते थे, उससे अगले वाले, उससे छोटे को, उससे अगले वाले, उससे छोटे को। और जो सबसे छोटा होता था, जब वो उसके पास पहुंचता था तो मिक्की माउस मिटा होता था, कभी मिक्की माउस का निशान ही होता था।
अच्छा, कोर्स का भी यही होता था कि जो बच्चा जाता था ना 5वीं में, चौथी का कोर्स छोटे वो दे देते थे, और तीसरी वाला आ गया है, तीसरी वाला उससे अगले को चला जाता था। बल्कि ये होता था बड़े बच्चों को छोटा बच्चा कह रहा ऊपर लिखी ना ज्यादा, बाद में किताबें मेरे काम आनी होती सारी गंदी कर देते हो। तो अम्मी अब्बू कहते थे लेड पेंसिल से लिखा करो, फिर वो जब हमें किताबें मिलती थी फिर अम्मी रबड़ से मिटा के दिया करती थी, नहीं है नहीं है मेरा बेटा, नहीं है बिल्कुल नहीं किताब, ऐसे करके बच्चों चलता। हमारा तो है 2.5 साल का था, खाला जी का 7 साल का ही था। उनका सही था, उनके बच्चे सस्ते पल गए। हमारी दफा ये होता था कि कोर्स चेंज हो जाता था, किताबें फिर लेनी पड़ती है, 2.5 साल में चेंज हो जाता था ना। उनका सही रहा, उनका सही रहा। नहीं बेटे, मैंने देखा है फैमिली बड़ी ही होनी चाहिए। देखो अब बात यह है कि मेरी एक बहन चली गई अमेरिका, ठीक है, भाई भी चला गया अमेरिका, ठीक है। अच्छा, पीछे कौन रह गया? मैं अकेला, तो माँ बाप को देख लिया मैंने। अब फैमिली छोटी हो तो मैंने देखा है, मेरी बहन है उसके 2 बच्चे हैं, बेटा जर्मनी है, बेटी अमेरिका गई हुई है मेडिकल पे। अब वो मियाँ बीवी अकेले हैं बेचारे, कोई देखने वाला ही नहीं है। भाईजान भी साल 2 में रिटायर हो जाएंगे। तो ये बड़ा मसला है, ये एवं ही किसी पागल ने इनको पट्टी पढ़ाई है कि बच्चे ज्यादा होने चाहिए, 4 कम से कम होने चाहिए, क्योंकि इससे कम बच्चे नहीं होने चाहिए। असूल ये बन, बाकी ये है कि ये हमें पट्टियां हैं जिसकी मर्जी पढ़ लें। असल में गोरा चाहता नहीं कि हमारी आबादी ज्यादा हो। अच्छा, हमारी आबादी ज्यादा होने का एक दिन फायदा ये होगा, देखना एक दिन इटली आएगा हमारे पैर पकड़ेगा कि उनकी आबादी कम हो रही, अपने 50 लाख बंदे ही दे दो हमें, हमारी तो शहर खाली हो गए। देखना तुम्हें एक दिन होगा ही, स्वीडन वाले आएंगे आपके पास कि यार को 25-30 लाख बंदा दो, हमारे तो आबादी कोई नहीं। लेकिन वो कम पता है क्या करते हैं? ऐसे नहीं होता खुशी खुशी। वो जब अनाउंस करते हैं ना, तो अनाउंस करते हैं, कहते हैं पहले आयट सीखो, फिर ये वो डॉक्टर इंजीनियर चार्टेड अकाउंटेंट और प्रोग्रामर इनको ले जाते हैं, ऊपर क्रीम निकाल के ले जाते हैं ऊपर ऊपर से, और जो आप जैसे लोग होते हैं वो फिर छोड़ जाते हैं। अच्छा बच्चा, तो अब बात यह है कि इस तरह पॉपुलेशन ज्यादा होने से डिमांड ज्यादा होती है, और दुनिया में साबित भी हो रहा है। कैसे? चाइना सबसे आगे है आज, भाई आबादी ने रोल प्ले किया, और इंडिया भी आगे निकल जाएगा। तो ये बात साबित हो जाएगी कि आबादी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा अरेंज करने चाहिए। आबादी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री लेके आओ ना, ऐसा काम ढूंढ के लाओ जो दूसरों से नहीं होगा। जब इटली में आबादी नहीं होगी तो चीजें कौन बनाएगा? फिर आप नहीं बनानी और किसने बनानी? क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, तो ये देखो, ये बात हो गई, हमारी समझ आ गई, आबादी ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अच्छा बच्चों, और अगर आपके, अच्छा हमारी आबादी ज्यादा कैसे हो गई थी? हमारा जब पाकिस्तान बना ना, तो ये जो पाकिस्तान, इसको वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, इसमें फैमिली साइज 6 था, 2 मियाँ बीवी 4 बच्चे ऑन एवरेज, बड़ा मुनासिब साइज था। लेकिन 47 में इंडिया से जो लोग आए, उनका फैमिली साइज था 8, यानी दूरदर्शन से आगे, उधर से आगे, बम्बई से आगे, 6 बच्चे मियाँ बीवी, 8 हुआ ना। अच्छा, 71 में पाकिस्तान टूट गया, तो बांग्लादेश से आए, उनका फैमिली साइज था 10। क्या मतलब? 2 मियाँ बीवी 8 बच्चे। 1981 में अफगानिस्तान ने में हमला कर दिया रूस ने, तो वहां से आए हमारे पठान भाई, वो थे 12 14 इस तरह हमारा फैमिली साइज, हमारी आबादी बढ़ गई। नहीं, ये पठान है तो लाजिम थोड़ी अफगानी हुए, पिशावरी भी तो हो सकता है ना। इंस्पायर्ड अच्छा अच्छा, इंस्पायर्ड। नहीं नहीं, सारे पठान अफगानी थोड़ी हो जाते हैं बच्चों। वो तो पिशावर वाले भी पठान है, काबुल वाले भी पठान है, फिर ये अपना मर्दान वाले भी पठान है, तो पठान तो लॉन्ग लिस्ट है, ठीक है ना, तो इसलिए सारे ही हैं मतलब। मेरा तो ज्यादा कंसर्न रहा है ये पख्तून इलाके से, क्योंकि मेरी वालदा पिशावर से थी, तो हमारा घर था एक उधर अरबाब नियाज रोड का, तो वही यार मोर बिलोंग्स टू पठान एरिया। मेरी वालदा तो पश्तो भी खैर बोलती थी, वो यार पंजाबी, बट माई मदर इज ब्रिंग अप इन द
पिशावर सिटी, बिकॉज रीजन इज दिस। नहीं, हमें पश्तो वगैरह नहीं आती, लेकिन वालदा को बड़ी अच्छी आती। तो वजह ये है कि वो फिर हमने वो घर बेच दिया, तो मेरी वालदा की शादी फिर लाहौर में हो गई, तो फिर हम पंजाबी हो गए आगे। वरना वहाँ पे तो मेरे मामू जो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो काफी पश्तो बोलते हैं। उनकी लुक भी काफी हद तक अगर कभी देखे ना, तो आप पहचानेंगे नहीं कि ये पंजाबी है। वो आपको पख्तून ही लगेंगे, उनका कलर वगैरह ये वो सारा वैसे ही है। और वो रहते भी कनाडा में, पहले इंग्लैंड चले गए तो फिर कनाडा चले गए। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो हम बात ये कर रहे हैं कि पॉपुलेशन। आगे चलते हैं बच्चों, बड़ी अहम बात आ गई अब आ गई एक्सपेक्टेड प्राइस। क्या आ गई बच्चों? एक्सपेक्टेड प्राइस। याद रखना, ये प्राइस नहीं है, ये प्राइस नहीं है, ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। क्या मतलब? मतवक्का कीमत। हम्म, क्या है बच्चों? मतवक्का कीमत, एक्सपेक्टेड प्राइस होती ना, ऐसे रूमर फैलती है। तो एक रूमर है कि जी कीमतें बढ़ने वाली, कीमतें बढ़ने वाली। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि एक बंदा है, उसका नाम है सलीम, वो गया है बर्तन लेने। क्या लेने गया है? बर्तन। उसकी आपी की शादी है फर्ज करो, ठीक है जी। तो उसे बर्तन वाले ने बताया कि अगले हफ्ते देगचियों की और कुकिंग रेंज की कीमत बढ़ने वाली है। वो क्या करेगा? आज ज्यादा खरीदे। लेकिन याद रहे, ये आज की कीमत नहीं है। ये कौन सी कीमत है? मतवक्का। तो उसे पता चला कि कीमत बढ़ने में फौरन फोन करेगा, अम्मी जी उसने बताया कि अगले हफ्ते देगचियों की कीमत वाले को, बेटा छोटी आपी के लिए भी ले आओ। डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन फर्ज करो वो वहां जाता है और उसे देखचियों वाला कोई दोस्त यार बन जाता, बताता है यार अगले हफ्ते ना कीमत बड़ी गिरनी है। वो अम्मी को फोन करेगा, अम्मी जी अगले हफ्ते कीमत गिर रही है। वो क्या कहेंगे? बेटा वापस आ जा, अगले हफ्ते ले ले। ठीक है जी। क्या हाल है? तो ये क्या है? लेकिन याद रहे, ये आज की कीमत नहीं है, कीमत नहीं है ये। कीमत के मतलब अफवाह है, रूमर है, एक्सपेक्टेशंस है। जैसे आजकल मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर की कीमत गिर जाएगी, पहले 250 पे आएगी, फिर उससे भी शायद थोड़ी और नीचे आ जाएगी। तो ये क्या है? ये रूमर है, ठीक है। तो आजकल आप डॉलर मार्केट जाएंगे ना, तो खरीदने वाले कम होंगे, बेचने वाले ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, वो डॉलर को बेचते जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर डॉलर सस्ता क्यों हो रहा है? तो इसकी दो वजूहात है। एक तो इकोनॉमिक्स की वजह है, और एक मेरी अपनी वजह भी है। अपनी वजह ये है कि जो चीज मेरे पास होती है ना, उसकी कीमत गिर जाती है। तो मेरे पास $300 पड़ा है, और जब से लिया डॉलर की कीमत नीचे ही जा रही है। और मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया था इसलिए कि यहाँ तो महंगाई होती जा रही, तो कुछ डॉलर में काम करेंगे, महंगाई का असर कम पड़ेगा। तो जब से शुरू किया, $330 पे सैलरी तय की थी मैंने, 450। अब सैलरी भर के $550 पे चली गई है, और डॉलर 330 से 280 पे आ गई। क्या समझे? ये ऐसे ही है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अपनी बहन की शादी करनी, दो बहनों की इकट्ठी। तो उन्होंने क्या किया, मुझे 5 ग्राम का सोने का बिस्किट ले दिया। कहते हैं ले ले, महंगा हो जाएगा। जान पूछ के मैंने किससे पैसे पूसे मांगे, बिस्किट ले लिया। ला के हमने बैंक के लॉकर में रख दिया। रेट गिरना शुरू हो। अच्छा, वो इतना गिरा कि साल बाद वो मेरे पास आया, कहते यार बेच दे, वो रेट और गिरता जाना है। तो मैं कहा तूने लेके क्यों दिया? कहता मुझे पता था तू खरीदेगा तो गिरेगा, मैंने शादी करनी, वो भी तो तेरी बहनें थी, तो इसलिए मैंने कहा तुझे ले देता हूँ, रेट गिरेगा, मैं शादी उधर आराम से कर लूंगा। उन्हें मैंने कोई 4-4 तोले का सेट डालना था, पैसे कम पड़ रहे थे। 1 तोला 10 ग्राम का तोला होता है, तो उसने मुझे 5 तोले का ले दिया ना, कोई 50 ग्राम कह लें। तो उसने कॉइन लेके इसलिए मुझे दिया था, क्यों बोला कि रेट गिरेगा, ठीक है। तो यही हुआ। अब मैंने $300 रखा हुआ है, तो डॉलर भी नीचे जा रहा है, और सैलरी भी मेरी डॉलर, वो भी
नीचे जा रही है। अच्छा बच्चों नहीं, जी जी। यार उल्टा सवाल कोई ना करना, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं बहुत मारता होता हूँ। वो तो फॉरेन रेमिटेंसेस ला रहा है, वो तो एक्सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि हमारी सारी आबादी शाम को कंप्यूटर पे बैठ जाए और गोरों के काम करे, फॉर्म फिल करके दे, छोटे छोटे काम करे ताकि डॉलर मुल्क में आए। तो आपको पता है कि हमारे रेमिटेंसेस में कितना इजाफा हुआ? मंथली रेमिटेंसेस 30% बढ़ गए हैं हमारे। और उसकी वजह कि जितनी वर्चुअल एडमिन सर्विसेज है वो हमारी तरफ से जा रही है। इंडिया की करेंसी महंगी हो रही है और हमारा एडमिन सर्विस सस्ता पड़ता है। तो गोरों को क्या, उन्होंने तो फॉर्म ही फिल कराने होते हैं हमसे, वो बड़ा काम तो हमसे वैसे भी कराते कोई नहीं, बड़ा काम कोई नहीं कराते, छोटे छोटे काम ही देते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अब मेरा काम ज्यादातर क्या होता है, जिसके पैसे देने होते हैं उसका मेन तरला करना। तो मैंने वो इंग्लिश बना ली, ये मेन तरला करने वाली वो मैं कर देता हूँ। तो कंपनी का मेन फोन मुझे आता है हमेशा। तो मेन फोन मेरे पास है, फोन मैं अटेंड करता हूँ, मैंने पैसे देने होते हैं, मैं उनको समझाता रहता हूँ। इस तरह इस चीज के पैसे। और क्या। अच्छा बच्चे, यहाँ तो कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? अब प्राइस एक्सपेक्टेशन आ गई, अब थोड़ी सी मुश्किल बात कर लें, क्या कहते हो? थोड़ी सी मुश्किल बात भी तो करें ना। अच्छा बच्चों, अब कह लेते हैं प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है बच्चों, टाइम की और तो नहीं हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का? 10 मिनट मैंने ले लिए। ब्रेक करते नहीं यार, पढ़ के खत्म करते हैं, घर जाएंगे आराम से, क्या जरूरत पड़ेगी? आगे दो है फिर? खैर है, कोई बात नहीं, फिर ब्रेक दे दूंगा ना, मैं इकट्ठी ब्रेक दूंगा तुम्हें, खुली डुली। अच्छा बच्चों, अब ये जो आपकी ये जो डिटेल मैंने पढ़ाई है, ये पता है ये लॉ ऑफ डिमांड के यहाँ लिखी हुई है। ये देखो, ये यहाँ पे बच्चों लिखी हुई है, देखो। ये रही, देखो, चेंजेस इन इनकम, पेज नंबर देखना, 45 पे। ये 4-5 हेडिंग है। कहता है कि जब भी कंज्यूमर की इनकम राइज करेगी, ये देखो क्या होगा बच्चों, विल परचेज मोर, राइट। अच्छा, टेस्ट कहता है कि चेंज इन टेस्ट, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कैन इफेक्ट करती है डिमांड को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा, समवन लाइक्स मोर शुगर बट लेटर स्टेज गेट चेंज, तो क्या होगा, डिमांड फॉर शुगर फॉल कर देगी। पहले मीठा ज्यादा खाता था, अब कम खाने लग गया। कहता है वेदर भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि वो चीजें ड्यूरिंग द सीजन, किसी भी चीज का अगर सीजन आ जाएगा, ठीक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड गर्मियों में बढ़ जाएगी और अपोजिट ऑफ दैट क्या होगा, कम हो जाएगी, राइट बच्चों। अच्छा, पॉपुलेशन की बात कर रहा है, कहता है जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, डिमांड उतनी ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अदर थिंग्स रिमेन द सेम, वो तो लिखते ही हैं हम साहब। अच्छा, और इसके अलावा कहता है जिस चीज की तुम एडवर्टाइजिंग करोगे उसकी भी डिमांड क्या होगी। ये जो रिलेटेड गुड्स है ये मैं कल कर, ठीक है, और ये करा के फिर हम चले जाएंगे लॉ ऑफ डिमांड की तरफ, राइट बच्चों। तो इसको कल देख लेंगे, सही है जी। चलो इसको सेव कर दूं ऐसे ही। तो इसको हम सेव कर दो। ओके देन, क्लोज कर दें। ये क्लोज हो